हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन रैस पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हिस्ट्री को फाइनली। और आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री, दैट इज़ 9th चैप्टर एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। तो हेरिटेज मतलब होता क्या है दोस्तों? हेरिटेज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था 4.4 चैप्टर में, इंग्लिश के वर्ल्ड हेरिटेज वाले में। तो हेरिटेज का मतलब होता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए। हेरिटेज मतलब वो चीज़ें जो हमारे एंसिस्टर्स ने हमारे लिए छोड़ी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हिस्टोरिकल साइट हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो उनके सोशियोलॉजी भी हो सकती है, वो उनकी हैबिट्स भी हो सकती है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो उनकी आदतें भी हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी है और हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिटेज। और जो चीज़ें वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं उसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेज। तो हाँ, प्रिजर्व करना मतलब उसको मैनेज करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट। तो आइए टॉपिक वाइज पढ़ते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट। पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, सम फेमस म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स, इंसाइक्लोपीडियाज। ये 4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। और फाइनली ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वाला पॉइंट नहीं है। इवेंचुअली आएगा बीच में, बट उतना खास नहीं है कि टॉपिक में दिया गया हो। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल द हिस्ट्री बुक्स अवेलेबल दैट आर अवेलेबल टुडे आर द रिजल्ट ऑफ द डिलिजेंट वर्क ऑफ सेवरल हिस्टोरियंस। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कितने सोर्सेज हैं? ओरल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ये हैं हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जो भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी हिस्ट्री बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब किसके वजह से अवेलेबल हैं? वो सब डिलीजेंट वर्क मतलब इंटेलिजेंट वर्क ऑफ सेवेरल हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस ने इतने महान महान काम किए हैं, उनके वजह से हमें ये सभी चीज़ें अवेलेबल हुई हैं। इंस्टीट्यूट लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्कीव्स कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। अब मैंने क्या कहा कि ये सब बुक्स भी क्या है? हमारी हेरिटेज हैं। तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गई, म्यूज़ियम हो गए, आर्कीव्स हो गए, ये सभी कंजर्व करते हैं और प्रिजर्व करते हैं हमारी ये प्रीशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज को। दे चूज इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम। उसके बाद उससे थोड़ा रेवेन्यू भी कमाने के लिए इन लोग एग्जीबिशन करते हैं, जिसमें वो कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन मतलब एग्जाम्पल्स, उसमें से कुछ ये इम्पॉर्टेंट बुक्स चूज करते हैं और फिर हेरिटेज में से ये एग्जिबिट कर देते हैं। दे ऑल्सो पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें भी वो पब्लिश करते हैं। The documents and the artifacts which are not exhibited but historically very important are stored in the museums and archives after completing necessary treatment for their conservation and preservation। मतलब जो डॉक्यूमेंट और आर्टिफैक्ट्स ऐसे हैं जिनको एग्जिबिट नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं, बट एग्जिबिट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हिस्टोरिकली वेरी इम्पोर्टेंट, वो हिस्टोरिकली कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उसका एग्जीबिशन नहीं होता। एग्जीबिशन हम लोग किस चीज़ का करते हैं? जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, महंगी होती है, लोगों ने देखा ना हो, उनका करते हैं। बट जिन चीज़ों का एग्जीबिशन नहीं होता है उन्हें हम लोग म्यूज़ियम में रख देते हैं या फिर आर्कीव्स में रख देते हैं। एग्जीबिशन भले ही ना हो, बट वो हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। कुछ नेसेसरी ट्रीटमेंट करके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए उसे हम लोग स्टोर कर देते हैं। दोज डॉक्यूमेंट एंड आर्टिफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स। वो सभी चीज़ें हम लोग रिसर्चर्स को सौंप देते हैं ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। एज एंड वेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत पड़ती है। लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक्स। लाइब्रेरी क्या करती है? मैनेज करती है बुक्स को, उसको कंजर्व करती है, संभालती है और आगे तक बचाती है। ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी सोर्सेज की बात करते हैं तो पहले आता है ओरल सोर्सेज। कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक सेल्स एक्सेट्रा। तो ओरल सोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वो चीज़ें जो हमारे माउथ टू माउथ पास होते आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे कोई कहानी सुनाई जो उनके ज़माने की है,
वो कहानी मैं अगर अपने आने वाली जनरेशन को सुनाऊं, आने वाला जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को सुनाए, तो इस तरीके से वो सोर्स पास होता चला जाएगा और वो एक हिस्ट्री के हेरिटेज की तरह बन जाएगा। फिर क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, जो भी मटेरियल मिलता है उसको थोड़ा सा क्लासीफाई करना, एनालाइज करना। फिर पब्लिशिंग द रिज़ल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, उसके बाद उसको पब्लिश करना। जैसे हम लोग अपने एंशियंट इंडिया से कितनी सारी कहानियाँ हैं जो लाते हैं, जैसे आप लोग अभी रामायण और महाभारत को ही ले लो, तो ये सभी जो एपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें भी तो असली में हुई होंगी और कहीं ना कहीं इनका बैटल हुआ होगा, तो वो सभी चीज़ें भी हम लोगों को दी गई हैं। इवेंचुअली वो रिटन सोर्स में लिखी हुई हैं, बट ओरल सोर्स से भी वो पास होते चली आई हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको सुनाते, आप अपने आने वाली जनरेशन को, आपके पेरेंट्स को दादा दादी ने सुनाई होगी, तो इस तरीके से ये पास होते चला जाता है। ओरल सोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। नेसेसरी ट्रेनिंग, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, mythology and linguistics, library science and information technology, history and historical research, method, writing of research reports and articles, ये सभी ट्रेडिंग्स आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद आप लोग उन सोर्सेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने का काम कर सकते हो। अब दूसरा आता है रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, documents like official records, personal correspondence and diaries, historical books, old books, manuscripts, pictures, photographs etc. अभी कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स और बाकी सब चीज़ें किस में आती है? रिटर्न सोर्सेज में आती हैं। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट। दूसरा स्टेप हम लोगों का ये आता है कि नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, मतलब जो हाथों से मशीनों का प्रोसेस है वो, और फिर केमिकल का प्रोसेस है वो, दोनों प्रोसेस करके उस डॉक्यूमेंट को क्लीन करना और फिर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का स्टेप आगे बढ़ाना। असरटेनिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब उसका हिस्टोरिकल वैल्यू कितना रहा होगा उस डॉक्यूमेंट का, वो पता करना। एग्जिबिटिंग, उसको एग्जिबिट करना। फिर पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, उसके बाद जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स आई उसको थोड़ा सा पब्लिश करना, और डॉक्यूमेंट में जो भी एडिट हुआ है वो भी पब्लिश करना। इसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग कौन कौन सी है? नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट, ये सभी स्क्रिप्ट्स की नॉलेज रखना। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, लिटरेचर एंड कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटीज़। एंड मतलब कि बेसिक नॉलेज रखना सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिशन का, लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, डायनेस्टीज़ हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, पास्ट सोसाइटी में ये सभी चीज़ें कैसी थी, इन सभी का क्या करना? बेसिक नॉलेज रखना अपने पास। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ों का भी नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर, मतलब कि कौन कौन सी टाइप की इंक होती है, कौन कौन से टाइप के पेपर होते हैं, कौन कौन से टाइप के कलर्स होते हैं, वो देखते ही पहचान जाना। जैसे अभी मैंने अपने बुक पे कोई भी समझ लीजिए अपना नाम लिखा, उसके बाद एक एक्सपर्ट को मैंने बुलाया, वो इंक देखते ही, उसको सूंघते ही बता देगा कि ये कौन सी पेन का इंक है। हाँ, वो बात अलग है, आपने लोकल पेन अगर यूज़ किए तो नहीं बता पाएगा, बट अगर कोई स्पेशल पेन है तो वो तुरंत बता देगा, या फिर वो ऐसा बताएगा कि ये इंक इस तरीके की है और ज़्यादातर ये 3 रुपए वाली पेन या फिर 2 रुपए वाले पेन में यूज़ होती है, तो वो तुरंत बता देगा आपको। फिर अब अगर अगर आप लोग उसको कलर दिखाओगे तो कलर को वो थोड़ा सा ऐसा हाथ में लेगा और फिर थोड़ा सा ऐसा रब करेगा, उससे वो पहचान जाएगा कि वो कहाँ का है। और फिर पेपर की बात करें तो पेपर को भी वो देखते ही पहचान जाएगा कि कितने साल पुराना है। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स, मटेरियल्स, इट हैपेंस एवरी टाइम इन माई वीडियोज़। हाँ, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि जो भी स्टोन्स और मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नॉलेज रखना, उसको यूज़ करना इंस्क्रिप्शंस के लिए। नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज्ड इन द वेरियस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, मतलब इन सभी की भी केमिकल और इक्विपमेंट्स की नॉलेज रखना, जो कि अलग अलग प्रोसेस में यूज़ होता है। प्रोसेस बोले तो कौन कौन सा? क्लीनिंग का, कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन का।
नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ों के बारे में भी पता करना। तो इन सभी की भी नॉलेज रखना और फिर एग्जीबिशंस को मैनेज करना म्यूजियम्स की, गैलरीज में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद जो भी रिसर्च मिली है उसका रिपोर्ट और आर्टिकल को लिखना। ये हो गया हम लोगों का रिटर्न सोर्स का प्रोसेस। अब आता है मटेरियल सोर्स, कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। मटेरियल सोर्स में आर्टिफैक्ट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो मटेरियल के फॉर्म में हैं वो मटेरियल सोर्सेज में आती है। तो इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करना, फिर इन्हें क्लासीफाई करना हिस्टोरिकल डेट के अनुसार, और फिर उसके बाद इंडेक्सेस को बनाना। तो ये सब काम पहला स्टेप है। फिर उसके बाद मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस क्लीनिंग के लिए जो सेम है। फिर उसके बाद एग्जीबिशन को अरेंज करना, उसके बाद लिखना और उसको पब्लिश करना आर्टिकल्स और कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स को। उसके बाद फॉसिल्स को क्लासीफाई करना, प्लांट और एनिमल का, उसके बाद उसका इंडेक्स बनाना। फिर उसके बाद एग्जीबिशन करना फॉसिल्स और उसके रेप्लिकास का। ये आता है हम लोगों का। अब इसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग क्या क्या है? बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। बेसिक नॉलेज हम लोगों को रहनी चाहिए कि आर्कियोलॉजी का मेथड क्या होता है। जो लोग गड्ढा खोद के वहाँ से जो चीज़ें निकालते हैं फॉसिल्स, उसका बेसिक नॉलेज क्या होता है, कैसे उन्हें पता चलता है, वो सब पता रहना चाहिए। और एंशियंट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री हम लोगों को पता रहना चाहिए, थ्योरी पता रहना चाहिए। Knowledge of the regional sources of materials like stones, minerals, metals and clay used in the production of artifacts and their chemical properties, इसकी भी हम लोगों को अच्छी खासी नॉलेज रहनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल नेसेसरी फॉर क्लीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेस, हम लोगों को पूरे प्रोसेस के बारे में भी पता रहना चाहिए कि आर्टिफैक्ट्स को क्लीन करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है। फिर इक्विपमेंट की नॉलेज हम लोगों को पता रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट, अलग अलग स्कूल की नॉलेज रहनी चाहिए, उनके स्टाइल ऑफ आर्ट्स की नॉलेज रहनी चाहिए और उसकी डेवलपमेंट की भी। नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकाज, मतलब कि उन स्किल्स हम लोगों के पास रहनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग असली का नकली बना सकते हैं, मतलब कि असली मॉडल का नकली रेप्लिका बना सकते हैं आर्टिफैक्ट्स का या फिर कोई फॉसिल्स का। फिर नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम, एग्जीबिशन कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, उसकी भी नॉलेज रहनी चाहिए। हाँ, वही हो गया। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल एज सेम एज दिस वन। सम फेमस म्यूजियम, सब कुछ फेमस म्यूजियम्स की बात करते हैं। म्यूजियम्स वेयर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटीक कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ रॉयल एंड एलाइट फैमिलीज इन द ऑफ मेडिवल यूरोप। म्यूजियम किसके लिए क्रिएट किया गया था? ताकि वो जो एंटीक पीसेस कलेक्ट की गई हैं रॉयल फैमिलीज़ और एलाइट फैमिलीज़ द्वारा मेडिवल यूरोप के, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। सबसे पहला आता है लॉवरे म्यूज़ियम, जो कि फ्रांस में है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लॉवरे म्यूज़ियम सेकंड चैप्टर में आई थिंक था। तो ये म्यूज़ियम जो हम लोगों का है ये पेरिस में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 18th सेंचुरी CE में। एंटीक्विटीज़ कलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वेर एग्जिबिटेड इन द लॉवरे म्यूज़ियम, मतलब कि जो एंटीक्विटीज़ कलेक्ट की गई थी रॉयल फैमिली के द्वारा वो लॉवरे म्यूज़ियम में एग्जिबिट की जाती थी। इट इंक्लूड द मच अक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा की भी पेंटिंग यहीं पे है दोस्तों। कभी जाना तो लॉवरे म्यूज़ियम ज़रूर जाना फ्रांस में। ये किसने बनाई थी? लियोनार्डो डा विंसी ने, द वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। ही वर्कड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ फ्रांसिस वन, कब उन्होंने काम किया था? फ्रांसिस वन के राज में, द किंग ऑफ फ्रांस इन द 16th सेंचुरी। The collection in the Louvre Museum increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest। अभी जो ये म्यूज़ियम था ये धीरे धीरे ब्रॉड बनता गया क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा एंटीक्विटीज़ और भी ज़्यादा एंटिक पीसेस कलेक्शंस आती गई। और ये सबसे ज़्यादा किसने लाया था? नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो ये सभी एंटीक्विटीज़ इन्होंने दोबारा से लाई फ्रॉम हिज कॉन्क्वेस्ट्स, मतलब कि जो जो चीज़ें गायब हो गई थी, जो चीज़ें चोरी हो गई थी, उनको इन्होंने वापस लाया। प्रेजेंटली द म्यूज़ियम कंटेन्स मोर देन 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स। अभी म्यूज़ियम के कितने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं? 3,80,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स म्यूज़ियम में प्रेजेंट है। तो क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने इतनी सारी चीज़ें जीती थी कॉन्क्वेस्ट में, तो मतलब कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत ही होता है, कॉन्कर करना।
तो वो जीत के वो इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गया कि म्यूज़ियम में आज 3,80,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट हैं। अब आता है ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि है इंग्लैंड में। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 18th century CE. सर हंस Sloan is a natural scientist handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England. अभी ब्रिटिश म्यूजियम जो था वो इस्टेब्लिश हुआ 18th सेंचुरी में, और जो हंस स्लोन थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, नेचर के खोज किया करते थे। तो उन्होंने तकरीबन 71,000 ऑब्जेक्ट्स अपनी कलेक्शन में रखे और किंग इंग्लैंड, मतलब किंग इंग्लैंड का जो भी उस टाइम का राजा हुआ करता था, उसको सौंप दिया। कौन था वो? जॉर्ज टू उस टाइम के किंग थे। इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या था? बुक्स थी, पिक्चर्स थे, कुछ प्रिजर्व्ड प्लांट्स की स्पेसिमेंट्स, सैंपल्स थे। तो later the collection was expanded by addition of various what happens by addition of various objects and ancient artifacts collected by the British people from British colonies. अभी जो कलेक्शन था वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया, जो ब्रिटिश पीपल ने ब्रिटिश कॉलोनीज में कब्जा किया था वो वहाँ की चीज़ें भी उठा ले जा रहे थे। पता नहीं हमारे इंडिया से कितनी ज़्यादा चीज़ें उन लोगों ने उठा के अपने देश में लेकर गए हैं। तो एंशियंट आर्टिफैक्ट से वो अभी बढ़ता चला गया और आज उसमें तकरीबन 80 लाख ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। किसमें? ब्रिटिश म्यूज़ियम में। और इस तरीके का वो दिखता है ब्रिटिश म्यूज़ियम। अब ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में है, इसका नाम है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। दिस म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1846। ये स्मिथसोनियन ने मैनेज किया है अभी तक तो नहीं, बट मैनेजर है ये वहाँ के। यही उसको संभाला करते थे, मैनेजमेंट का यही पूरा ध्यान रखते थे। यहाँ पे 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ से ज़्यादा स्पेसिमेंट्स है फॉसिल्स के, रिमेन ऑफ प्लांट और एनिमल्स के, मिनरल रॉक, ह्यूमन फॉसिल एंड आर्टिफैक्ट्स। सोचिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये हाथी, यहाँ पे हमारे साथी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों। तकरीबन 12 मिलियन मतलब 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ से ज़्यादा सैंपल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। स्पेसिमेंट्स मतलब सैंपल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो सोच सकते हैं आप लोग कि ये कितना महान म्यूज़ियम रहा होगा। इतना ही है क्या? चलिए, म्यूज़ियम्स इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से म्यूज़ियम है? तो पहला म्यूज़ियम जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ उसका नाम था इंडियन म्यूज़ियम, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब कोलकाता में 1814 में इस्टेब्लिश हुआ सबसे पहला। दूसरा म्यूज़ियम इंडिया में बना द गवर्नमेंट म्यूज़ियम, जो कि इस्टेब्लिश हुआ चेन्नई में 1851 में। फिर नेशनल म्यूज़ियम बना, इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली में 1949 में। प्रेजेंटली देयर आर सेवरल म्यूज़ियम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। यूजुअली द बिग म्यूज़ियम हैव देयर ओन आर्कीव्स एंड लाइब्रेरीज। जो बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं उनके खुद के अपने कई सारे आर्कीव्स और लाइब्रेरीज हैं, जो कि वो अपने में ही खास बनाते हैं उस म्यूज़ियम को। मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। सम म्यूज़ियम्स आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज़। कुछ म्यूज़ियम्स क्या हैं? यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे रहते हैं वो वहाँ का लाभ उठा सकते हैं, वो वहाँ जाके सैंपल्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सच म्यूज़ियम्स ऑल्सो ऑफर्स कोर्स इन म्यूजियोलॉजी। ऐसे म्यूज़ियम क्या करते हैं? कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं म्यूजियोलॉजी के। और ये कोर्स कौन करता है? जिसको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, हिस्टोरियन बनना रहता है, तो ये सभी चीज़ें वो करते हैं कोर्स लेके। आप भी चाहो तो कर सकते हो। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज विच ऑफर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स इन म्यूजियोलॉजी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑफ़र करते हैं हम लोगों को डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री ऑफ़र करते हैं म्यूजियोलॉजी की। तो पहला है नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली का, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा की। फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हम लोगों को
नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कोर्स प्रोवाइड करते हैं म्यूजियोलॉजी का, और डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं CSM की, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। इसको बनवाया था प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1905 में। ये उनके नाम से जाना जाता था, बट आफ्टर ब्रिटिश ने एक बार छोड़ा तो महाराष्ट्र में आधी से ज़्यादा चीज़ें हम लोग देखें तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रख दी गई हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करें, हम लोग म्यूज़ियम की बात करें, हम लोग कुछ जगहों के नाम की बात करें, तो ये सब क्या हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रख दिया गया। और रखा भी क्यों न जाए, वो इतने महान इंसान जो थे। In 1904 CE, some influential residents of Mumbai have decided to establish a museum to commemorate the visits of Prince of Wales to India. कॉमोमरेट मतलब उन इवेंट्स को सम्मान देना। जब जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आते थे तो उन्हें सम्मान मिले, इसलिए उन्होंने उनके नाम पे एक म्यूज़ियम बनाने का सोचा। तो नवंबर के मंथ में 1905 में फाउंडेशन वाज लेड ऑफ द म्यूज़ियम बिल्डिंग। अभी जो फाउंडेशन मतलब उसकी नींव तैयार हो गई। जो भी म्यूज़ियम बनने वाला था, म्यूज़ियम बिल्डिंग, उसकी जो नींव थी वो पड़ गई थी। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द म्यूज़ियम वुड बी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो उनके नाम पे ये म्यूज़ियम रखा गया। बट एक बार ब्रिटिशों ने वो जगह छोड़ा तो उसको रीनेम कर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, हमारा देसी म्यूज़ियम हो गया 1998 CE। बट फिर भी हम लोग देखें तो भाई वो कौन बनाया है, किसने बना के वो गया है, वो तो इंग्लैंड वालों ने ही बनाया, इसीलिए तो इतना शानदार है। हमारे इंडिया में तो ऐसी बिल्डिंग जल्दी नहीं दिखती है, बट आप लोग देखें क्या सुंदरता है यहाँ पे, किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया गया है। यहाँ पे पाथवे बनाया गया है और यहाँ पे इतनी ईंट लगा के बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। बात अलग है कि इंडिया वाले प्रिजर्व करते हैं, बट फिर भी बनाया तो इंग्लैंड वालों ने ही है, इसलिए इतना ज़्यादा ये सुंदर बना है। कुछ गलत काम भले ही किए थे ब्रिटिश वालों ने, बट कुछ अच्छे काम भी करके गए हैं, ऐसा हम लोग टाल नहीं सकते। इस बात को हम लोग नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। द बिल्डिंग ऑफ द म्यूज़ियम इज़ बिल्ट इन इंडो गोथिक स्टाइल, मतलब कि जो भी इंडिया का ये जो बिल्डिंग बनाया गया है, ये म्यूज़ियम जो बनाया गया है, वो किस स्टाइल में बनाया गया है, इंडो गोथिक स्टाइल में। इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। एकदम सही बात है, इससे ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग आपको कहाँ मिलेगी मुंबई में। द म्यूज़ियम हाउसेज अबाउट 50,000 एंटिक्स डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। 50,000 से ज़्यादा एंटिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग सोचो कि यार 50,000 ही है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे 12 करोड़ देखा, वहाँ पे हम लोगों ने 4,80,000 देखा। यार इतना कम? अरे भाई कम नहीं है। आपके पास अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे कम है तो आप लोग एक काम करो, आज ही निकलो और आप लोग ढूंढ के दिखाओ तकरीबन 100 एंटिक्विटीज़। नहीं ढूंढ सकते आप लोग। तो वही बात है ना कि इंडिया में जो भी चीज़ें थी वो तो उठा उठा के ब्रिटिश वाले लेकर चले गए और अपना कलेक्शन 3,80,000 तक पहुंचा दिया। बट जो इंडिया की चीज़ें थी वो अब कहाँ ज़्यादा बची थी, तो ज़्यादा हम लोगों को नहीं मिला, बट जो मिला बहुत मिला। तो 50,000 से ज़्यादा एंटिक्विटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है और वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, आर्ट, आर्कियोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री में। अब 9.3 लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स, इन दोनों की बात करते हैं। तो लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। लाइब्रेरी साइंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अभी जो लाइब्रेरी क्या होती है कि वो स्टोर हाउस है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का। लाइब्रेरी साइंस जो है वो क्लोजली रिलेटेड है मैनेजमेंट साइंस के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और फील्ड ऑफ एजुकेशन के, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि इन तीनों जगहों पर आती हैं। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स, अरेंजिंग देम सिस्टमैटिकली, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोज बुक, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है, पहले कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन हुआ तो मैनेजमेंट साइंस में आया वो, फिर उसके बाद उसका रिकॉर्ड रखा गया, वो आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और फिर उसको इंफॉर्मेशन सोर्स को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज किया, तो वो फील्ड ऑफ एजुकेशन में आया। तो मेनी ऑफ दिस टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज सिस्टम। वही यहाँ पे बताया कि आईटी का भी इस्तेमाल इसमें होता है। टू मेक अ बुक अवेलेबल एज टू अ रीडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, कि रीडर आया,
रीडर ने बोला मुझे 17th सेंचुरी की जो यहाँ के किंग थे, जो यहाँ के रूलर थे, उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, तो उनको झट से वहाँ पे मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? अगर आप लोगों ने सिस्टमेटिकली अरेंज किया होगा तो ही मिलेगी, वरना 50,000 आर्टिफैक्ट्स है, उसमें आप लोग ढूंढते बैठोगे। ये बुक नहीं मिल रही है, ये यहाँ पे आर्ट ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, ये आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, तो अरेंज करना उसको सिस्टमेटिकली। 17th सेंचुरी की जितनी बुक है उसको एक जगह पे रखना, तकरीबन 10 से 15 या फिर 100-200 बुक्स हो सकती हैं, सॉरी 10 से 15 तो नहीं होगी, 100-200 बुक्स हो सकती हैं। तो 100-200 में से उसमें से अब किंग की बुक जो होगी वो अलग होगी, तो किंग की बुक तो मैं मान सकता हूँ 5 या 6 होगी, बिकॉज 17th सेंचुरी में कई बार लड़ाइयों में राजा बदले होंगे। आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री मोर, मुझे वो हिस्ट्री ज़्यादा याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था 4th या 5th में। तो उन बुक्स को लेना और फिर उसके बाद उसको पढ़ने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। बट अगर सब लोग उलझे रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना और रीडर को अवेलेबल करना क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। रॉयल लाइब्रेरी ऑफ द अशुरबनीपल 7th century BCE, the Assyrian emperor is in Mesopotamia. The library at Takshashila University 5th century CE and the library in the Alexandria Egypt are supposed to be the earliest libraries in the world. कौन कौन सी? एक मिसोपोटामिया की, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी की और एक लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया की। जो ये लाइब्रेरीज़ है तीनों, ये तीनों को सबसे पहली लाइब्रेरी, सबसे जल्दी वाली लाइब्रेरीज़ कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब सरस्वती महल ग्रंथालय इन थंजावुर तमिलनाडु was built in 16th-17th century during the times of Nayak dynasty. In 1675 CE, Vyankoji Raje Bhosle conquered Thanjavur and established his independent rule. अभी 16th-17th सेंचुरी में ये जो सरस्वती महल ग्रंथालय था वो बनाया गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1675 में एक बैटल हुआ जिसमें व्यांकोजी राजे ने कॉन्कर कर लिया, जीत गए वो थांजावुर, और वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का राज बनाया। और उसके बाद उन्होंने अपनी सक्सेस की स्टोरीज़ जो थी, अपनी जो सरस्वती महल ग्रंथालय था उसको बढ़ाते गए, क्योंकि बढ़ाने में क्या उन्होंने मतलब कि सभी को काम पे लगा दिया कि आप लोग ये खोज के लाओ और खोज को बढ़ाओ। 1918 में लाइब्रेरी को दूसरा नाम दिया गया द थांजावुर महाराजा सरफरोजीज़। अभी इसका नाम क्या रखा गया दूसरी बार? थांजावुर महाराजा सरफरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी इन हिज ऑनर। उनके ऑनर में उन्होंने जो इतना दान पुण्य किया था, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया, थांजावुर महाराज सरफरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। इतना बड़ा नाम रख दिया, इतना बड़ा नाम रखने की क्या ज़रूरत थी, तो ये नाम उसमें चेंज कर दिया गया। देयर आर सेवरल नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, जो कि कोलकाता में है। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, कुछ नोटवर्दी फेमस लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं। अभी तक हम लोग म्यूज़ियम का पढ़ रहे थे, यहाँ अभी लाइब्रेरी है। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो हैदराबाद में है। लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड सासून लाइब्रेरी है मुंबई में। और ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में। बॉक्स बना के आया था नोटवर्दी लाइब्रेरीज़, और ऐसा बॉक्स करके दिया गया था। और वहाँ पे कहीं पे आप लोगों को लाइब्रेरी का नाम दिया था, कहीं पे आप लोगों को जगह का नाम दिया था, तो आप लोगों को फिल करना था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत बच्चे नहीं कर पाए थे 2019 में। आपको क्या लगता है, अगर आप उस टाइम होते तो कर पाते? आपने जवाब आप कमेंट में लिखे। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द मैनेजमेंट ऑफ आर्कीव्स इज़ एकिन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ आर्कीव्स को मैनेज करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना उसके इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ उसकी ओरिजिनल कंडीशंस में, तो उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो बरकरार रहनी चाहिए। प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस एंड क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्राइवल ऑफ डॉक्यूमेंट आर द इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्कीव्स। ये इंपॉर्टेंट टास्क है आर्कीव्स मैनेजमेंट में कि इंडेक्स बनाना, एक्यूरेट सिस्टम बनाना डॉक्यूमेंट के रिट्राइवल के लिए। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द आर्कीव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। आर्कीव्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा भरोसेदायक माना जाता है, उन पे हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द हैवी डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इनविटेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्कीव्स। अभी
कंप्यूटराइज सिस्टम के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मेन बनता जा रहा है उसमें। तो अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छी जॉब अच्छी सैलरी के साथ मिल सकती है। फर्स्ट ऑफिशियल आर्कीव्स ऑफ इंडिया द इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1891 इन कोलकाता। इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911। कोलकाता में बनाया गया था इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, आर्कीव्स था इंडिया के ऑफिशियल आर्कीव्स का, बट एक बार जो कैपिटल हम लोगों का दिल्ली हुआ उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में 1911 में, क्योंकि कैपिटल चेंज हो गया था। इन 1998 CE द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल KR नारायण ओपन द आर्कीव्स फॉर पब्लिक। इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द jurisdiction of the Ministry of the Culture of the Indian Government. The document have been preserved here in the chronological order from 1748. अभी जो KR नारायण थे उन्होंने ओपन किया एक आर्कीव पब्लिक के लिए, और ये एक डिपार्टमेंट था जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के तहत। द डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट थे वो प्रिजर्व किए गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब 1748 के बाद 1749 का, फिर 1750 का, 1751 मार्च में था, तो उसके बाद जुलाई का, तो ऐसा ऐसा लाइन से उसको लगाया गया। इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स थे? इंग्लिश के, अरेबिक के, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू लैंग्वेज में सभी रिकॉर्ड्स को लिखा गया था। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोदी स्क्रिप्ट में भी रिकॉर्ड्स को लिखा गया था। These records are classified in 4 categories: public record, oriental studies, manuscript and private records। तो इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड आते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड आते हैं, ओरिएंटल स्टडीज़ आती है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आते हैं, प्राइवेट रिकॉर्ड्स आते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्कीव्स। हर स्टेट जो है इंडिया का वो अपना अपना आर्कीव्स को मेंटेन करता है। ये हम लोगों ने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था। द आर्कीव्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। जो महाराष्ट्र का आर्कीव है उसके कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं? मुंबई में तो होना मांगता ही है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। और टोटल 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं जो कि रिलेटेड है मराठा हिस्ट्री से। पुणे ब्रांच में, सिर्फ पुणे ब्रांच में 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बोलिए आप लोग, अब हुआ ना 12 करोड़ के बराबर, बिकॉज 5 करोड़ तो पुणे में ही है। These documents are referred as पेशवा दफ्तर। पेशवा दफ्तर इसको रिफ़र किया जाता है क्योंकि पेशवा बाजीराव यहाँ के काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसान थे। अब बात करते हैं इंसाइक्लोपीडियाज़ की। इंसाइक्लोपीडिया इज़ अ सिस्टमेटिक कॉम्पिलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। इंसाइक्लोपीडिया क्या है? एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक, मतलब इसका एक सिस्टमेटिक कॉम्पिलेशन है। जो भी हम लोगों को जानना है वो हम लोगों को इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। हर एक चीज़ की नॉलेज रहती है और अच्छे खासे तरीके से इसमें लिखा हुआ रहता है, पूरा टॉपिक के साथ पिक्चर्स बना के। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इन इंसाइक्लोपीडिया इज अरेंज्ड विद अ स्पेसिफिक मेथड। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है इंसाइक्लोपीडिया में उसको अरेंज किया जाता है स्पेसिफाइड मेथड से। ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज करो और उसको एक्सेसिबल करो, लोगों तक पहुंचाओ, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अभी बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंसाइक्लोपीडिया मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एक्सेसिबल टू रीडर्स। इंसाइक्लोपीडिया क्या करता है? रीडर तक वो नॉलेज को एक्सेसिबल करता है। इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी। अभी उसको जो भी जिज्ञासा है, जो भी जानने की इच्छा है, उसको सेटिस्फाई कर सकता है, उसको वो समझा सकता है। इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो उसकी बेसिक जानकारी इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो कोई भी चीज़ का अगर हम लोगों को बेसिक जानकारी मिल जाता है तो पूरे टॉपिक को हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। दस द रीडर गेट्स मोटिवेटेड टू रीड एक्सटेंसिवली। उसके बाद उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करता है। Encyclopedias make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers and also highlights the research areas which have not yet received enough attention। एनसाइक्लोपीडिया से क्या होता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को स्कॉलर्स तक अवेलेबल कराता है और रिसर्चर्स तक, और फिर उसके बाद वो हाईलाइट करता है रिसर्च एरिया को जो जहाँ पे आज तक लोगों की नज़र नहीं पहुँची है, तो उससे और ज़्यादा खोज होने का चांस रहता है। Encyclopedias are indicators of the state of कल्चरल रिपनेस ऑफ द सोसाइटी। कैसे तरीके से हमारा जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ता है उसका एक इंडिकेटर है। द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ encyclopedic लिटरेचर वुड बी क्रिएटेड।
जो भी कल्चर रहता है इंटेलेक्चुअल कल्चरल नीड जो रहता है सोसाइटी का, वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर वहाँ पे क्रिएट किया जाए। एक्यूरेसी, मेटिकुलसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन आर द क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया। अभी ये सभी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी मतलब जो बताए एकदम 100% करेक्ट रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट चाहिए प्रेजेंटेशन का। ये सभी क्राइटेरिया हैं किसी भी इंसाइक्लोपीडिया को डिज़ाइन करने के लिए। In order to incorporate the latest available information, revised edition of encyclopedias or supplements to the original edition needs to be published. इंसाइक्लोपीडिया को भी हमेशा अपडेट किया जाता है, जिस तरीके से आप लोग अपने ऐप्स को अपडेट करते हो। यूट्यूब को अभी आप लोगों ने जल्दी ही अपडेट किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग ऐप्स को अपडेट करते हैं, वैसे वैसे हम लोग इंसाइक्लोपीडिया को भी अपडेट करते हैं। उसका लेटेस्ट एडिशन, जैसे अभी मेरे पास ऑलरेडी एक इंसाइक्लोपीडिया है जो कि पुराने वर्जन की है थोड़ा मैं टेक्नोलॉजी में आ गया, तो पुरानी एडिशन की अब मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया है। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है कि मैं पुरानी एडिशन दे के नई एडिशन ले सकता हूँ 10 रुपया एक्स्ट्रा दे के, तो वो मेरा क्या हो गया, अपडेट हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा हम लोगों को जानकारियाँ बाहर से मिलती हैं उस इंसाइक्लोपीडिया के लिए, और फिर वो उसके बाद हम लोग इंसाइक्लोपीडिया में ऐड कर सकते हैं, तो उसको पब्लिश किया जाता है ताकि जो लेटेस्ट जानकारी है वो भी वहाँ पे दी जा सके। इंसाइक्लोपीडियाज आर अरेंज्ड आइदर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स के अनुसार या फिर ABCD के अनुसार इंसाइक्लोपीडिया को अरेंज किया जाता है। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर इन माइंड एंड द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। उसको इतना ईजी बनाया जाता है कि बच्चे से बच्चा भी पढ़े तो भी उसको आधा अच्छे से समझ में आ जाए। एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया इज़ वेरी कन्वीनियंट इन दिस रिगार्ड। एक इंडेक्स बनाया जाता है आखिरी में ताकि लोग उस इंडेक्स से ही समझ ले कि कौन सा टॉपिक कहाँ है। द इंसाइक्लोपीडिया कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय अ सिंगल एडिटर और एन एडिटोरियल कमिटी। मैं अगर सिंगल हूँ मैं भी बना सकता हूँ, अगर मेरे साथ कई और लोग हैं मैं कमिटी बना के भी इंसाइक्लोपीडिया को बना सकता हूँ। तो आप अगर अकेले बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कहानी टू मेनी ग्रुप स्पॉइल्स द सूप, तो जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतना ज़्यादा तबाही हो जाती है। बट अगर मैं अलग रहूँगा तो हो सकता है कि चीज़ें अच्छे से हो जाए। तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं रहेगी, बट मैं अगर एक कमेटी के साथ काम करता हूँ तो उसको पूरी जानकारी रहेगी। मुझे जानकारी नहीं रहेगी तो उसको पता रहेगा, उसको नहीं तो उसको, उसको नहीं तो उसको। तो इस तरीके से कमेटी में बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। अब इंसाइक्लोपीडिया के टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आप सभी के पास होगी, नहीं है तो ले लीजिए, 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, कोशादृश, इंडेक्सेस। पहला आता है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज अरेंज द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इन सर्टेन ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरीज में वर्ड्स को अरेंज किया जाता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है उस वर्ड का, सिनोनिम प्रोवाइड करता है उस वर्ड का, और एटाइमोलॉजी प्रोवाइड करता है उस वर्ड का। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। कंप्रहेंसिव डिक्शनरीज, डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब किसी एक टर्म से डील करना, जो कि एक ताकि प्रिक्युलर ब्रांच ऑफ नॉलेज। कोई भी एक टर्म है, जैसे कि कोई प्रोवर्ब ले लेते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये एक प्रोवर्ब हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट की तरह इसका भी मीनिंग उसमें रहेगा, और फिर वहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स भी रहेंगे। टर्म्स मतलब आप लोग समझते होंगे, उसको किस तरीके से बता सकता हूँ अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स का भी वो मुझे मीनिंग बताता है। एटाइमोलॉजिकल डिक्शनरीज, थेसॉरस डिक्शनरीज ऑफ आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स एक्सेट्रा। अभी कुछ कुछ डिक्शनरीज कैसी होती हैं, सिर्फ आइडम्स की होती हैं, सिर्फ प्रोवर्ब्स की होती हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए तो डिक्शनरीज ऑफ प्रोवर्ब्स ले लो, बिकॉज इंग्लिश में जो 5 मार्क्स का एस्से आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई ना कोई प्रोवर्ब दिया रहता है। तो अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे लिख पाओगे। आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इस प्रोवर्ब का अगर आप लोगों को मतलब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आंसर जानने की कोशिश ना करें प्लीज़। अगर आप गलत आंसर भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना दूर तक सोच सकते हो। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका मतलब आप लोग बताओ। तो डिक्शनरी ऑफ प्रोवर्ब भी आप लोग चाहें तो एक खरीद सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैंने नहीं ली थी, बट एक नॉर्मल डिक्शनरी ज़रूर रखी है, मैंने रखी थी।
कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया जिसे हम लोग बोलते हैं विश्वकोश। दो टाइप के विश्वकोश होते हैं। इट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट अंडर द सन। पहला इंसाइक्लोपीडिया वो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, अंडर द सन मतलब पूरी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब भरे रहेंगे उसमें। और दूसरा इट इंक्लूड कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन वन चोजन सब्जेक्ट। अभी दूसरा टाइप कौन सा कि उसमें सिर्फ एक टॉपिक पे पूरी जानकारी रहेगी, एक सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रहेगी, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञान कोश, ये सभी चीज़ों की पूरी जानकारी रहेगी। अब दूसरा आता है इंसाइक्लोपेडिक लिटरेचर। इट इज़ सिमिलर टू एन इंसाइक्लोपीडिया विच कॉम्प्राइजेज स्कॉलरली आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट। ये क्या है कि इंसाइक्लोपीडिया के सिमिलर होता है, जो कि पूरी तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बताता है किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट हम लोग चाहें, एक या एक से ज़्यादा भी। जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, फिर शहर पुणे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ईयर बुक मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, इन सभी की भी पूरी जानकारी वो प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस यूजुअली ऑकर एट द एंड ऑफ द बुक। इंडेक्सेस कहाँ होते हैं? एंड ऑफ द बुक में होते हैं या फिर शुरुआत में होते हैं। आप लोगों के बुक में तो शुरुआत में होंगे, वहाँ पे ऐसा लेसन का नाम लिखा रहता है और फिर पेज नंबर लिखा रहता है, वो होता है इंडेक्सेस। देयर आर अ फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश सेपरेटली। कुछ इंडेक्सेस को सेपरेटली पब्लिश किया जाता है। ये आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है जिसमें सब्जेक्ट, प्लेस, कीवर्ड्स, रेफरेंसेस, बुक्स एक्सेट्रा, इन सभी की पूरी जानकारी लिखी रहती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स प्रिपेयर्ड बाय एस जी दाते। इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड इन मेक द इन्फॉर्मेशन इन अ बुक ईजिली एक्सेसिबल। जो भी मराठी पीरियोडिकल के इंडेक्सेस थे जो प्रिपेयर किए गए थे एस जी दाते द्वारा, वो भी एक इंडेक्स का एग्जांपल हो गया। तो ये क्या होता है कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है, और ये इन्फॉर्मेशन को बुक तक ईजिली एक्सेसिबल कराता है। अब बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री के बारे में। Encyclopedia and history as academic exercise put stress on objectivity. Encyclopedias published in various countries and in various languages may differ in their approach because of different priorities. Their structure is influenced by national policies, ethical value and ideals. मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री क्या होता है? एक एकेडमिक एक्सरसाइज है जो कि ऑब्जेक्टिविटी पे थोड़ा सा जोर डालता है। Encyclopedias published in various countries and in various languages may differ in their approach because of their different priorities. जो भी इंसाइक्लोपीडिया अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है वो थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, थोड़ी सी उसमें फ़र्क हो सकता है, बट देयर स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल पॉलिसीज़, एथिकल वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। उसका स्ट्रक्चर क्या है कि नेशनल पॉलिसीज से, एथिकल वैल्यूज़ और आइडियल से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। इंसाइक्लोपीडियाज कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी। इंसाइक्लोपीडिया क्या हो सकता है? एक मीडियम हो सकता है जो कि नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन कर सके। फॉर एग्जांपल भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी। भारतीय संस्कृति कोश किसने एडिट किया था? महादेव शास्त्री जोशी। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एक्सेसिबल टू एवरीबडी कैन बी वन ऑफ द मेजर डिराइव्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। An inspiration to gain and spread knowledge motivates either individuals or a group of people to create encyclopedias. ये एक इंस्पिरेशन की तरह हो सकता है जो कि हम लोग ले सकते हैं और नॉलेज बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को एक दूसरे तक स्प्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ 10th के बाद। तो ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट, इसलिए एक किसी को भी मतलब कि अगर मुझे नॉलेज को स्प्रेड करने की इच्छा है तो मैं मोटिवेट हूँ इसीलिए तो मैं नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये तो 10th है भाई। कुछ लोग क्या करते कि अपनी बुक की नॉलेज या फिर किसी और चीज़ की नॉलेज स्प्रेड करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया लिखते हैं, बट अगर उन्हें अकेले प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी कमेटी बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के इंसाइक्लोपीडिया को प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं। Hence encyclopedia are looked upon as outstanding achievement of a society. इसलिए इंसाइक्लोपीडिया को एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। इट इज़ द मेन फेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ द सोसाइटी। अब डू यू नो द फॉलोइंग आर द अर्ली इंसाइक्लोपीडियाज। पहली इंसाइक्लोपीडिया नेचुरल हिस्ट्री है, फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया जो कि प्लिनी द एल्डर ने लिखी थी 1st सेंचुरी AD में। दूसरी इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ही उसका नाम है, इंसाइक्लोपीडिया बाय डाइड्रॉट द फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ 18th सेंचुरी ने लिखी थी।
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये एनसाइक्लोपीडिया पहली पब्लिश हुई थी 1767 में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है एनसाइक्लोपीडिया बनाने में। देयर इज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ डिक्शनरी लाइक निघंटू, शब्दकोश एक्सेट्रा। कई सारे एंशियंट ट्रेडिशन डिक्शनरीज भी है यहाँ पे, जैसे निघंटू और शब्दकोश। एनसाइक्लोपीडिक वर्क ऑफ महानुभव सेक्ट राजव्यवहार कोश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज आर इम्पॉर्टेंट इन द बुक ऑफ मेडिवल पीरियड। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट थे उस टाइम के। इंसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, अभी इंसाइक्लोपीडिया हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे किस तरीके से लिखा गया है वो यहाँ पे बताया गया है। देयर इज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑन क्रिएटिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये किसने लिखा था? रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने इंसाइक्लोपीडिया बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी एक रिच ट्रेडिशन है हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। तो ये अर्लीस्ट इंसाइक्लोपीडिया थी इस तरीके की। तो पहली इंसाइक्लोपीडिया इस तरीके की किसने लिखी? रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने। इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी? इंडिविजुअल्स की, लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, जगहों की इन्फॉर्मेशन थी एंशिएंट इंडिया की, और एडिटर के अनुसार कि वो लोग जो कि भारतवर्ष में रहते थे उन्होंने अपना नाम हासिल किया है खुद के लिए। एंड वे आर पार्ट ऑफ अस अलॉन्ग विद देयर वुमेन, देयर सन्स, देयर रिलीजियस, देयर लैंड एंड कैपिटल्स, ऑल्सो द रिवर्स एंड माउंटेन्स इन देयर लैंड्स, वॉट एवर देयर हिस्ट्री इज़ गिवन इन द इंसाइक्लोपीडिया। मतलब कि उनकी एक एक बारीकी से जानकारी उस इंसाइक्लोपीडिया में दी गई थी कि वो कहाँ रहते थे, कैसी जगह पे रहते थे, उनके पास में कौन सी रिवर थी, कौन सा माउंटेन था, हर एक जानकारी, बारीक से बारीक जानकारी उस इंसाइक्लोपीडिया में दी गई है। 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय न्यान कोश एडिटेड बाय श्रीधर वेंकटेश केटकर आर अवेलेबल। अब 23 वॉल्यूम महाराष्ट्रीय न्यान कोश का जो कि एडिट किया श्रीधर ने, वो मेरे पास अवेलेबल है। द मेजर ड्राइव फॉर केटकर इन क्रिएटिंग इट वॉज टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज। ये इनका क्या मेन कारण था इसको एडिट करने का? क्योंकि वो इसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, एक्सपांड करना चाहते थे मराठी स्पीकिंग लोगों तक, ताकि मराठी को थोड़ा सा प्रमोशन मिल सके। ही वॉज फार रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस वॉल्यूम्स। उनकी जो हिस्ट्री की नॉलेज थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ये हमें कैसे पता चलता है? उस बुक से पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इस तरीके से लिखा ही है कि हमें समझ में आता है। भारतवर्षीय चरित्र कोश इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव इस्टेब्लिश्ड अ कमिटी नोन एज भारतीय चरित्र कोश मंडल फॉर पब्लिशिंग दिस इंसाइक्लोपीडिया। इस इंसाइक्लोपीडिया को बनाने के लिए इन्होंने एक मंडल, मतलब एक कमिटी बनाई थी, भारतवर्षीय चरित्र कोश मंडल, ताकि ये वहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सके। 3 वॉल्यूम्स वेयर पब्लिश्ड, 3 वॉल्यूम पब्लिश किए हैं। पहला है भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश 1932 में, फिर भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 में, फिर भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश 1946 में। फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर इंक्लूडिंग श्रुति, स्मृति, सूत्रास, वेदंगास, उपनिषद्स, ऑल्सो पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में इन सभी चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है। सिमिलरली अदर 2 वॉल्यूम्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। और भी 2 वॉल्यूम्स है जो कि बायोग्राफीज कंटेन करते हैं अलग अलग लोगों के रिस्पेक्टिव पीरियड की। अभी कुछ स्पेशल इंसाइक्लोपीडियाज पर झलक डालते हैं। तो संगीत शास्त्र वर्सेस कलावंत यांचा इतिहास, ये लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी ने लिखा है। फिर क्रांतिकर कंचा चरित्र कोश, ये एस आर दाते ने लिखा है। इट कंटेन्स बायोग्राफीज एंड इलस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 250 इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया है ये, क्योंकि इसमें 250 इंडियन रेवोल्यूशनरीज का बायोग्राफी दिया गया है। स्वतंत्र सैनिक चरित्र कोश, ये एन.आर. फाटक ने लिखा है। इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ दोज टू हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, वो लोग जिन्होंने कितने सालों की जेल काटी, उन लोगों की पूरी इसमें कहानी लिखी गई है। अब आता है स्थलकोश। जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। इंसाइक्लोपीडियाज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल। जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी रहता है हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए। स्थलकोश मतलब कि जगह की पूरी जानकारी, स्थल मतलब जगह,
कोश मतलब उसकी पूरी जानकारी डिक्शनरी की तरह। इंसाइक्लोपीडियाज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल। कुछ इंसाइक्लोपीडिया जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानकारी देते हैं वो आज अवेलेबल हैं। स्थानोपोथी 14th सेंचुरी CE की ये इंसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट है जो कि कंपोज किया था मुनि व्यास ने महानुभव सेक्ट के। महानुभव सेक्ट ये मतलब कि एक रिलीजन है, अलग टाइप का सेक्टर है। इन्होंने क्या किया था, इसको कंपोज किया था। इट डिस्क्राइब्स ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय। ये क्या डिस्क्राइब करता है, वो उन जगहों को डिस्क्राइब करता है जो कि विजिट किया था चक्रधर स्वामी ने। चक्रधर स्वामी कौन थे, फाउंडर थे महानुभव सेक्ट के। इट गिव्स एन इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज। उस ज़माने में महाराष्ट्र कैसा था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो गिव्स अस डिटेल अबाउट द टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन लीला चरित्र। लीला चरित्र में जो इवेंट डिस्क्राइब किए गए थे उसका बैकग्राउंड कैसा था वो सब की जानकारी भी ये देता है। हेंस इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी। ये बहुत ही अच्छा सोर्स था ताकि हम लोग चक्रधर स्वामी की लाइफ को लिख सके। अब दूसरा आता है प्राचीन भारतीय स्थलकोश 1969 का। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रों ने इसको कंपाइल किया था इस बुक को, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के प्लेसेस का जो कि वैदिक लिटरेचर में था। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पनिनीज ग्रामर, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणास, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर एंड शब्दकोश, ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन ग्रीक, चाइनीज़, पर्शियन लिटरेचर। इन तीनों लैंग्वेज में ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है इन सभी चीज़ों को। तो अलग अलग लिटरेचर स्थलकोश में प्रोवाइड किए गए हैं। अब स्थलकोश के बाद आता है विश्वकोश। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो ऑनरेबल श्री यशवंत राव चौहान थे, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और इनिशिएट किया उन्होंने कॉम्पिलेशन ऑफ मराठी विश्वकोश को कंपाइल किया महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के साथ। इसके साथ उसको कंपाइल किया, जोड़ दिया। और फिर किस लिए जोड़ा, ताकि वो जो मराठी लैंग्वेज का जो स्फीयर है उसका जो पूरा एक्सपांडेबल जितना ज़्यादा उसको एक्सपांड कर सके उतना ज़्यादा अच्छा था। तो उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए, उसको थोड़ा एक्सपांड करने के लिए उन्होंने विश्वकोश को संस्कृति मंडल के साथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के साथ जोड़ दिया। द वर्क वॉज स्टार्टेड। वर्क शुरू हुआ किसके गाइडेंस में, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी के गाइडेंस में शुरू हुआ। और उसमें नॉलेज थी हर एक पॉसिबल सब्जेक्ट की वर्ल्ड में। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो उसमें और कौन कौन सी जानकारी थी, इट ऑल्सो कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड में जितने सब्जेक्ट है उसकी जानकारी रहे उसमें। तो सोचिए कितनी मोटी बुक होगी वो। इट ऑल्सो कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंट एंट्रीज भी वो रखता है अपने पास। भारतीय संस्कृति कोश 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी। महादेव शास्त्री जोशी ने इसके 10 वॉल्यूम्स को एडिट और पब्लिश किया है। दीज वॉल्यूम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री। ये वॉल्यूम्स क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जोग्राफ़ी के बारे में, अलग अलग एथनिक और लिंगुअल ग्रुप्स के बारे में, लोकल हिस्ट्री के बारे में उन ग्रुप के, और उनके फेस्टिवल कैसे थे और अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये रखता है। अब आता है समदन्य कोश। देयर आर इंसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी, फॉर इंस्टेंस कॉलोनियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे अलग अलग इंसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट हैं जो कि टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। ऐसी चीज़ें किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल के टीचर्स के लिए। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं अगर वो इसको पढ़े इंसाइक्लोपीडिया को तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं पब्लिकेशन के फील्ड में इंसाइक्लोपीडिया के। अब यहाँ पे वो जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी वाला था वो आ गया टॉपिक। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल टाइप रिक्वायर एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। आप अगर हिस्ट्री में एक्सपर्ट हो तो इंसाइक्लोपीडिया आप लोग क्रिएट कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, इवन आप उसको एडिट भी कर सकते हो। एवरी सब्जेक्ट हैव अ डेवलपमेंट हिस्ट्री। हर एक सब्जेक्ट का एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ वेरियस टाइप्स। इंसाइक्लोपीडिया के जो अलग अलग टाइप है उसमें हिस्ट्री के स्कॉलर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक, अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया और पूरी टेक्स्ट बुक आपने पढ़ डाली, मैंने पढ़ा डाली,
तो पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपने ज़रूर ये नोट किया होगा, स्पेशली हिस्ट्री में, कि एक वन कैन गेट एक्सेस टू सेवरल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड्स। मैं शुरू से बोलता जा रहा हूँ कि एक टॉपिक हर चैप्टर में कॉमन है, कौन सा? प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वही यहाँ पे बताया है कि अलग अलग फील्ड में किस तरीके से हम लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो तो आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा हर एक सब्जेक्ट में। आप अपना फ्यूचर कैरियर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसके मुताबिक भी चूज़ कर सकते हो। मैं भी यही सलाह दूंगा, अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, उसमें आप लोग अच्छे हो, तो चूज़ कर सकते हो। अच्छी खासी सैलरी में आप लोगों को मिल सकता है। सोचिए अगर आप लोगों को इंटरनेशनल जॉब मिल गई, आप लोवरे म्यूज़ियम में गए, आप ब्रिटिश म्यूज़ियम में गए, वहाँ पे जाके जब आप काम करोगे, ओ माय गॉड, सैलरी 1 करोड़ से कम तो नहीं होगी भाई, पैकेज मतलब पूरा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती है हर जगह। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ज्योग्राफी भी ख़त्म कर देंगे। आज हम लोगों ने हिस्ट्री भी ख़त्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। और डोंट वरी, मैं मैथमेटिक्स भी करता रहूँगा।